फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हमने पेपर 2 की सीरीज चलाई हुई है। इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंटेन है, उसकी हम वीडियोस डाल चुके हैं। मार्केटिंग की हमारी क्लास चल रही है। हम आज पढ़ेंगे रिटेल मार्केटिंग क्या होती है। रिटेल मार्केटिंग क्या होती है एक्चुअली में, जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ये एक छोटी मार्केट होती है। एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए इस मार्केटिंग को 4 पीस से मिक्स यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट जो होता है हमारा हार्ड होता है, एक एक होता है सॉफ्ट। हार्ड गुड्स जो हमारी होती हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स वगैरह, जैसे सॉफ्ट में भी होती है जैसे क्लोथ, कॉस्मेटिक्स, पेपर वगैरह जो होते हैं, ये सब इंक्लूड रहते हैं। देन आता है प्राइस। प्राइस क्या होता है, इसमें हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है प्लस जो हमारी मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड ऑन करके जो सेट किया जाता है वो हमारा प्राइस कहलाता है। इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट होता है हमारा एवरीडे लो प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ मार्जिनल रेट पे रख के एकदम लो बेस्ट पे प्राइस हम सेट करते हैं कि एकदम सिर्फ मार्जिनल रेट हमें मिले। हाई एंड लो प्राइसिंग में क्या होता है कि हाई एंड लो प्राइसिंग होती है। इसमें सबसे पहले रिटेलर्स क्या करता है कि अपना जो प्राइस है वो हाई सेट करता है। लेकिन जब उसके कस्टमर्स बन जाते हैं और मार्केट को वाइड करना होता है, देन वो प्राइस को रिड्यूस करता है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में क्या होता है, रिटेलर क्या करता है कि इसमें अपने कॉम्पिटिशन्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। वो अपने कॉम्पिटिशन को बढ़ाने के लिए अपने प्राइस को भी हाई रखता है और कभी लो भी करता है। मीन्स पेनिट्रेशन मार्केटिंग वो यहाँ पे यूज़ करता है। एंड देन आती है हमारा 4 पॉइंट, ये प्राइसिंग के पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा जो है ईयरली, डे लो प्राइसिंग, हाई लो प्राइसिंग, कंपटीशन एंड साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल्स आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे सपोज मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो रिटेलर्स की शॉप पे क्या लिखा होता है कि 199, 999, 99। तो फ्रेंड्स, हुआ तो वो 100 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का ना, बट हम 1 रुपए के चक्कर में हम सोचते हैं सिर्फ 999 का ही तो है। ये नहीं बोलते कि वो है तो 1000 रुपीज़ का ही, 999 का नहीं है वो। 100, उसमें सिर्फ 1 रुपीज़ कम है, 1000 रुपीज़ ही है वो। तो वो एक साइकोलॉजिकल एक अट्रैक्टिवनेस बनाता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। फिर आता है हमारा प्लेस, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट को हमें लेके जाना है या हमें उसे प्लेस करना है कि कहाँ पे रखना है प्रोडक्ट, वेयर हाउसिंग कहाँ पे बनानी है और कहाँ से इजीली कंपनी की जो लोकेशंस है वो ट्रैक करके हम कस्टमर तक पहुँचा सके। ये सब इसके हमारे प्लेस में आ जाती है। प्रमोशंस में क्या होता है, इसमें एडवर्टीजमेंट करते हैं, पर्सनल सेलिंग भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी होती है, पब्लिसिटी भी होती है। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है और उसी से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिसाइड होता है कि ये कितना एक्सेप्टेबल्स है इन मार्केट या इसकी क्या इमेज बन रही है। सब हमारे पे डिपेंड करता है। वहाँ हमारे आते हैं 4 सीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं और जो 4 पीस होते हैं ये मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो इसमें इन्होंने दोनों कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि कंज्यूमर्स जो होता है हमारा, वो हमारा मतलब अगर हम प्रोड्यूसर के टर्म में देखें तो वो प्रोडक्ट होता है। प्राइस जो होता है कस्टमर के टर्म में देखेंगे वो हमारी कॉस्ट होती है कि कस्टमर कितने कॉस्ट पे कितना प्राइस इजीली जो प्रोडक्ट है इजीली परचेज करने के लिए रेडी है। देन प्लेस आता है, देन प्रमोशन आता है। इनका कॉम्बिनेशन में आता है कन्वीनियंस, मतलब उसे कितनी जो उसका जो कितनी अमाउंट में कितना प्राइस पे कितनी इजीली वो उसे जो प्रोडक्ट है वो उसको मिल रहा है। देन आती है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कि इसमें प्रमोशन करते हैं तो कम्युनिकेट कर पाते हैं कि जो हमें ऑफर वगैरह मिल रहे हैं या पब्लिक के साथ में वो एकदम अटैच कर पाते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सही है गलत है। रिटेल मार्केटिंग क्या होती है, रिटेल मार्केटिंग में मतलब मैंने भी बताया है कि जो रिटेल मार्केटिंग है ये बहुत बड़ी एक रेंज है, बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ है जो एंड यूज़र तक पहुंचाई जाती है, उसको अवेयर कराया जाता है कंज्यूमर को।
एंड देन उसका इंटरेस्ट देखा जाता है एंड देन प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। ये सब रिटेल मार्केटिंग के थ्रू से होता है। रिटेल मार्केटिंग के ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो हमारी आती है वो होती है हमारी टारगेट मार्केटिंग। रिटेल फॉर्मेट्स होता है, सस्टेनेबल कंपटीशन एडवांटेज होता है। टारगेट मार्केटिंग क्या होती है? टारगेट मार्केटिंग होती है कि जहाँ पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, जैसे सपोज अगर हमें बेबीज प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो हमें वो देखना होगा कि हम किस एरिया में कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पे एक्चुअल में बेबीज की सोसाइटी आसपास है भी कि नहीं। आपने पता चला कि कॉलेज लेवल पे ले जाके आपने कहीं कॉलेज के नियर बाय आपने छोटे बेबीज की मार्केट ओपन कर दी, तो वहाँ कहाँ छोटे बेबी की मार्केट ओपन चलेगी, नहीं चलेगी। तो इसलिए मार्केट को टारगेट हमें अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है। रिटेल फॉर्मेट कहता है कि इसमें हम मिक्स करते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी वगैरह दी जाती हैं और सब्सिडीज दी जाती हैं, डिस्काउंट स्टोर वगैरह ओपन किए जाते हैं। तो ये एक रिटेल का फॉर्मेट है। मीन्स रिटेल का एक तरीके से तरीका है कि किस तरीके से वो अपनी स्टोर्स वगैरह ओपन करते हैं। रिटेल कहाँ, रिटेलर स्टोर, रिटेलर मार्केटिंग कहाँ पे होती है? सस्टेनेबल कॉम्पिटिशन्स में हमेशा टिके रहना और अपनी कॉम्पिटिशन्स को मतलब एक तरीके से अचीव करते रहना, हमें कोई कम्पीट ना कर पाए। रिटेलर कहता है कि जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, या उसकी प्रमोशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उस एरिया में कि दूसरा कोई आके वहाँ पे अपनी रिटेल शॉप ओपन ना कर पाए। नेक्स्ट आती है रिटेल ब्रांडिंग। रिटेल ब्रांडिंग क्या होती है कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे विशाल है या विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाजार है, इस तरीके के जो स्टोर्स होते हैं, ये स्टोर क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर अपना लोगो लगा के अपनी एक पोजीशन, जैसे अगर आप बोलो कि हाँ मेरे को बिग मार्केट में जाना चाहते हैं बिकॉज वहाँ पे चीपेस्ट रेट पे हमें सब कुछ मिल जाता है, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ पे सबका मिलेगा। एंड देन बिग मार्केट अपने में एक ब्रांड नेम बन चुका है कि हाँ विशाल से लेंगे या 7S से लेंगे, कोई भी चीज़ इस तरीके से। तो उनके अपना पर्सनल एक प्राइवेट जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रांडिंग है। एंड प्राइस ड्रॉपर्स, जो प्राइस ड्रॉपर्स होते हैं वो सेम क्वालिटी को थोड़ा लो प्राइस पे देते हैं कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए। लिमिटेड प्राइस डिस्काउंट एंड ऑफर्स जो होते हैं, ये ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा जो रिटेलर्स होते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि पैम्पलेट वगैरह मिलती हैं, एड वगैरह में आता है कि जैसे आता है कि लिमिटेड टाइम ऑफर के 3 बजे से 4 बजे तक की ये सेल निकली हुई है, या सिर्फ 15 अगस्त को निकली हुई, इस टाइप से आपको कुछ निकला होता है। लिमिटेड टाइम और लिमिटेड डिस्काउंट पे ये जो ऑफर्स निकलते हैं, ये भी एक रिटेलिंग मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, ये कस्टमर्स मतलब एक बल्क मार्केटिंग टाइप जैसे होता है, ये पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है अपनी मार्केट बनाने की। बल्क मार्केटिंग देखी होगी आपने, या बंडलिंग जो हमारी होती है, जैसे बिस्किट्स के 3-4 पैकेट अगर डाल दिए, वो एक मार्केटिंग कर रही है। तो ये एक मार्केटिंग को मार्केट को कैप्चर करने की मार्केटिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है जो कि ऑलरेडी प्री प्लान्ड होती है, और ये काउंटर ऑफ दैट कस्टमर होती है, मतलब कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। देन आते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक स्टोर डिज़ाइन। हमारे जो छोटे छोटे अपने स्टोर्स देखे होंगे रिटेलर्स के, शॉप्स के, तो ये एकदम पूरे प्रॉपर स्टोर किए जाते हैं, इनको पूरा एकदम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी किया जाता है। एक होते हैं विजुअल्स मर्केंटाइज, जैसे कि एक स्टोर्स में जाके या जो हमें दिखाई देता है, या जो मतलब एक प्रॉपर सेल्स को इन्हेंस करने में हेल्प करता है। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होते हैं? लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं जो कंपनी और कस्टमर के बीच में बेस्ट रिलेशनशिप्स बनाते हैं। जैसे मार्केटिंग को मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको पहली क्लास में कि ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है। लॉयल्टी क्या होती है? आफ्टर द सेल होती है, पोस्ट सेल होती है हमारी, कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई हुआ आपकी प्रोडक्ट से, आपकी क्वालिटी से। यही मैंने बोला कि लॉयल्टी से मेंटेन करके रखती है कस्टमर को, सेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप्स में मेंटेन करती है। स्ट्रेटेजिक इन स्टोर एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं? ये नॉन एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग के स्टोर्स होते हैं, और एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग स्टोर्स भी होते हैं।
मतलब जिस तरीके के प्रोडक्ट्स है प्लेस किया गया है उसमें एक स्पेसिफिक ब्रांड का जो प्रोडक्ट्स है उसकी एडवर्टीजमेंट करना। और जैसे ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ क्या होता है, जैसे आपने विशाल मेगा मार्ट देखा होगा, बिग मार्केट, ये जितने भी स्टोर्स हैं, छोटे स्टोर मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इन सब में आपने देखे होंगे वहाँ हमारे सर्विसर घूमते रहते हैं, बोलते हैं मैं आई हेल्प यू मैम, ये सब जो भी है, तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर बताया जाता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो पूरी प्रॉपर तरीके से, और जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। बहुत बार प्रोडक्ट अगर वो नहीं भी परचेज करने आया था, सिर्फ विंडो मार्केटिंग करने आया होता है, तो इनके जो इन्फ्लुएंस होती है मोटिवेशन, उसके थ्रू वो कर पाता है, मतलब हो जाती है उसकी विंडो शॉपिंग उसकी कन्वर्ट हो जाती है शॉपिंग में। अब आता है इम्पोर्टेंट्स क्या है, रिटेल मार्केटिंग जो है वो ब्रांड को सेल आउट करने के साथ साथ लॉयल कस्टमर को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है मैन्युफैक्चरर की, बिकॉज जो रिटेलर्स होते हैं इनके पास सबसे बड़ी पावर होती है प्रोडक्ट को सेल आउट करके कस्टमर को ऑलवेज अपने साथ में ऐड ऑन करने की, जिससे डिस्काउंट देते हैं, अगर कुछ ऑफर्स चलाते रहते हैं, कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है। एंड देन जैसे कि मैंने बोला ट्रेनिंग जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनका बिहेवियर पे भी बहुत बार इफेक्ट होता है कि अगर किसी ने किसी के साथ बदतमीजी की तो वो अगेन वो स्टोर में जाना पसंद नहीं करेगा, चाहे उसके बगल में क्यों ना हो। और अच्छे से ट्रीट किया गया है, सब कुछ किया गया, तो वो जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हमेशा से जाएगा। तो एक तरीके से कस्टमर बॉन्डिंग भी हो जाती है इसमें। है कि उनकी मोटिवेशंस, वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं न्यू प्रोडक्ट परचेज करने में। सपोज़ किसी ने कोई न्यू ब्रांड आया है तो उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे और उसको वो फीलिंग दिला पाएंगे कि इस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, उसको कॉन्फिडेंस देंगे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम सब यूज़ कर रहे हैं, ये वो करके वो पूरा अच्छे से कन्विंसिंग कर देंगे, तो वो सोचेंगे चलो ठीक है, वन टाइम तो ट्राई कर ही सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वो फिर यूज़ करेगा। एंड देन कस्टमर को मतलब एक जो स्टोर होता है उससे भी वो अट्रैक्ट होता है, अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज है, सब चीज़ें, वो प्रॉपर आएगा और परचेज करेगा, और उसको अगर ऑफर्स मिल रहे हैं, वो सेटिस्फाई है और उसकी थोड़ी बहुत सेविंग हो रही है, तो देन वो कितने भी दूर हो डिस्टेंस पे वो तब भी जाएगा। जैसे छोटे ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, सपोज अगर उन्होंने 10% का भी डिस्काउंट दे दिया, सॉरी, तो अगेन हम वहीं जाना पसंद करेंगे, बिकॉज 10% भी, अगर सपोज किसी ने 5000 का शॉपिंग की है और उसको अगर उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाता है ओवरऑल मिला के, या उसको 100 रुपीज़ भी ओवरऑल 5000 पे बच जाते हैं, तो वो अगेन जाएगा, सोचेगा कोई बात नहीं, फ्यूल का अपना हो गया है, तो देन उसको एटलीस्ट कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा, तो देन अगेन वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा। देन ये जो रिटेलर स्टोर्स होते हैं इनके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे बिग बाजार वगैरह हैं, जो वाइल्ड रेंज में प्रोडक्ट को रखते हैं, इनमें कुछ ऐसा खास ऑफर नहीं चलता, बट ये प्राइसिंग अपनी नॉर्मल रखते हैं, जिससे कस्टमर की जो है रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती रहती है। डिस्काउंटेड स्टोर्स जैसे होते हैं कि होते तो इसी टाइप से हैं, बट जैसे आपने देखा होगा, जैसे विशाल है, विशाल थोड़ा छोटा है कंपैरिजन टू बिग मार्केट, तो उसमें डिस्काउंटेड भी चलते रहते हैं और ऑफर मिलते रहते हैं, और कस्टमर इजीली चीपेस्ट रेट पे भी उसको ले सकता है। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट कैसे होते हैं, सुपरमार्केट में सब प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्प्लेड होते हैं, प्रॉपर लगे हुए होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। एंड देन इसमें आपको ऐसे कुछ उठा उठा के नहीं देखना पड़ेगा, या अपना एकदम जाना नहीं पड़ेगा, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जैसे कि क्लोथिंग की मार्केट इस साइड मिलेगी, एंड देन वेजिटेबल मार्केट इधर मिलेगी, फ्रूट्स मार्केट इधर मिलेगी, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि आपको उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा स्पेसिफिक परचेज करने के लिए। एंड ये जो आइटम वाइज डिपार्टमेंटल अरेंज करता है। एंड देन जो वेयर हाउस होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना एक वेयर हाउस खोला हुआ है, जैसे कि सेल होलसेल की एक मार्केट खोल दी, एक स्टोर बना दिया, उसमें क्या करेंगे कि उनके पास जितना भी एक प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो बाहर जाने में प्रॉब्लम है, या वॉट एवर, या सही भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो अपने बल्क में उसका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रॉपर अरेंज होगा, प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक होगा, या पूरा डिपार्टमेंटल वाइज होगा, सब कुछ मिक्स्ड पड़ा है। एंड देन कोई आए, जो भी आए उनको एक हैवी डिस्काउंट पे लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड स्टॉक के साथ, सपोज हमने लेनी है 2 साड़ियाँ, तो वहाँ पे 4 साड़ियाँ पड़ी हैं, तो वो बोलेगा 4 की 4 ले जाओ, चलो मैं एक ऑफर दे देता हूँ,
ठीक है, इतने में निकाल देता हूँ मैं। तो वो होता है कि जो इनके वेयर हाउसेस होते हैं, उनमें से वेयर हाउसेस में जो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिलता है, और जितना भी उनके पास पड़ा वो सोचते हैं कि ये सब निकालें, एक लिमिटेड भी होता है इसमें, ये सब निकालने की सोचते हैं। देन आते हैं मॉम एंड पॉप स्टोर। ये जैसे हमारे किराना शॉप्स होते हैं, जैसे छोटी शॉप्स होती हैं, बगल की जो शॉप्स होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि ये तो छोटी सी शॉप है अपनी, ले आते हैं इस जैसे, कहाँ इतनी दूर जाते हैं इतना सारा सामान लेने के लिए ना, तो थोड़ा सामान है यहीं पास से ही ले लेते हैं। इस तरीके की जो शॉप्स होती हैं, इन पे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक नहीं मिलेगा कि हाँ उसी शॉप पे सिर्फ यही मिलेगा। इन पे सब कुछ मतलब पड़ा हुआ है, जो भी थोड़ा-थोड़ा है इस तरीके से दे देते हैं, पर कस्टमर इन पे बंधे रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत छोटे स्टोर होता है इन पे, और ये डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ के बेस पे प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन्हें ईज़िली प्रोवाइड हो जाते हैं। स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं, जैसे नीश मार्केटिंग है। नीश मार्केटिंग सिर्फ स्पेसिफिक रेंज पे वर्क करती है। अगर वो सूखी मार्केट है तो वो सिर्फ सूखी मार्केट रहेगी, उसमें कुछ नहीं मिलेगा कि आपको अलग से किसी चीज़ का कुछ मिल जाएगा। उनके जो रिटेलर स्टोर्स होते हैं वो सिर्फ शू के लिए होंगे, वो चप्पलें भी नहीं रखेंगे, शू है तो सिर्फ शूज़ के लिए। एंड देन इस तरह से ये सिर्फ नीश मार्केटिंग वाले जो होते हैं स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक रेंज रखते हैं। मॉल होता है, मॉल में क्या होता है, इसमें क्लब होके आपके रिटेलर्स मिलेंगे आपको कॉमन प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स के आउटलेट आपको मिलेंगे, सबकी अपनी सेलिंग हॉर्निंग प्राइस होगी, उसको बोला जाता है मॉल्स। हमारे यहाँ ई रिटेलर, ई रिटेलर्स क्या होते हैं, ये वर्चुअल्स होते हैं। वर्चुअल इन द सेंस ये डिजिटलाइज ज़्यादा होते हैं, कि ये आपको सर्विस आज प्रोवाइड करा देंगे। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, एंड देन आपने उस प्रोडक्ट को लेना है इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली यूज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं कि एक दो दिन में मिल जाए, इट्स ओके, बट मिल जाए, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आप ऑनलाइन गए, आपने जाके शॉपिंग की, एंड देन आपको एक दो दिन में आपको प्रोडक्ट मिल जाए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ई टेलर्स को बोलते हैं होम डिलीवरी बेस्ड होते हैं ये ऑनली, आपको स्पेशली आपको मार्केट जाने की रिक्वायर्ड नहीं होती, कन्वीनियंटली आपको आपके घर पे ही चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अमेज़ॉन्स वगैरह शॉपिंग जो साइट्स हैं, अब होता है डॉलर स्टोर्स। डॉलर स्टोर्स क्या होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, इनकी बिल्कुल ये मार्जिन रेट पे एकदम डाउन टू अर्थ जाके प्राइस रखते हैं। मतलब सपोज अगर 10 रुपीज़ की कोई मैंने परचेजिंग प्रोडक्ट बनाया, तो ये 10.5 रुपीज़ अपना प्राइस रखेंगे, मतलब 0.5 पैसा ही ये कमा रहे होते हैं, एकदम बिल्कुल लोवेस्ट ले जाके, एकदम एकदम मार्केट को एकदम डाउन ले जाके ये रेट का प्राइस सेट करते हैं। प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो पूरा सेट कर देते हैं एकदम एंड में ले जाके, कि इन्हें सिर्फ 1 रुपया ही कमाना है, 50 पैसे ही कमाने हैं। जैसे कि आपने कहते हुए सुना होगा कि जैसे सपोज आप कहीं पे कॉस्मेटिक की शॉप पे जाएंगे और बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट इतने का नहीं, जैसे मतलब 120 का है ये काजल, तो वो बोलेगा कि नहीं 120 का काजल तो नहीं है। जैसे कस्टमर ने बोला कि 130 ले लो, 110 ले लो, तो कस्टमर ने 110 बोला, तो उसने बोला कि हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो 115 पड़ रही है, तो हमें 115 पड़ रही है, तो 120 में तो हम बेचेंगे, 5 रुपए तो हम कमाएंगे। तो ऑन अ कॉस्ट वो बोल रहे हैं कि हम ऑन अ कॉस्ट लेंगे, तो हम 110 में आपको कैसे दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल डेडलाइन पे होते हैं। इसमें मोस्टली जो आते हैं 99 वाले जो स्टोर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि एक ही कोई शॉप्स है, बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जो कि रखते हैं 99 का ही प्राइस रखते हैं, कुछ भी ले लो, हर माल 10 रुपये टाइप, जैसे नहीं होता कि हर माल 10 रुपये, हर माल 20 रुपये, वो वाले ये शॉप्स होती है। साइकोलॉजिकल्स में ये वो अट्रैक्ट करते हैं 99, वो साइकोलॉजिकल्स जो प्राइस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसमें अट्रैक्ट किया जाता है, उसमें सबका प्राइस सेम नहीं होता कि सारे टॉप परचेज कर लो 99 ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो रहता है वो बल्क में रहेगा, सबका प्राइस सेम कर देते हैं, चाहे आप एक एक लो चाहे 10 लो, आपको 99 का मिलेगा, मतलब एक ये प्राइस अपना सेट कर देते हैं। अब आती है मेरी डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि इसमें हम जो प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का, या हम अपना प्रोडक्ट जो सेल आउट करते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं, कस्टमर को देते हैं, और इसको बोलते हैं कि ये आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसमें मतलब कोई मिडिल मैन नहीं होगा, इसमें कोई बीच का कोई नहीं होगा, आपको डायरेक्ट
डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरर से एंड यूजर पे आपको मिल रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं और इसमें हमारा कोई मीडिएटर रोल नहीं है, जो घर घर जाके भी बेचते हैं, ब्राउजर से बेचते हैं। कैटलॉग से बेचते हैं, न्यूज़ लेटर से बेचते हैं, पोस्ट कार्ड वगैरह, कूपन, ईमेल्स के थ्रू। ये सब जो है हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग का गोल क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग का गोल ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट को डायरेक्ट परचेज करते हैं तो एक तो आपको प्रॉपर जो एक्चुअल में उसका प्राइस है उस पर मिलेगा। सेकंड थिंग ये कि आपको डायरेक्ट मार्केटिंग में प्रॉपर नॉलेज भी होगी प्रोडक्ट की। आपको ये पता भी चलेगा कि एक्चुअल में प्राइस की वैल्यू कितनी है। अब इस टाइम पे राइट नाउ जो है हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट क्यों कर पाते हैं, प्राइस क्यों देख पाते हैं? क्योंकि क्योंकि हम उसका एक्चुअल प्राइस जानते हैं। वो कैसे जान पाते हैं कि वो उसका अगर हम ऑनलाइन देखें तो 10 शॉप पे हम जाके देखेंगे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट्स पे, ऑल दैट सब पे हम चेक करेंगे कि उसके प्राइस वेरी हो रहे हैं और एक्चुअल में मार्केट में वो दूसरे प्राइस पे मिल रहा है। तो हम ये देख पाएंगे कि इसकी वर्थ कितनी है प्रोडक्ट की, इससे अवेयरनेस मिलेगी, इसके कुछ जैसे वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, पोस्ट कार्ड वगैरह, इन सब से हमें इजीली पता चल पाएगा। बात है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? इसमें हम जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग बोल सकते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू किसी वेबसाइट्स के थ्रू आपको इजीली टू अंडरस्टैंड, आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड हो रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, फीचर्स पता चल रहे हैं प्रोडक्ट के इजी, और आपको कन्वीनियंटली वो प्रोडक्ट समझ आ रहा है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए, जैसे आप सोशल मीडिया पे हैं तो साइड में एड्स आते रहते हैं कि हमारी साइट्स पे जाओ, हमारी साइट्स पे जाओ, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप ऐसे ऐसे करके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। गेम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग ऐसा नहीं है कि शॉपिंग ही होगी। तो ये इसके जो चैनल्स होते हैं, एक होता है वेबसाइट। वेबसाइट्स जो होती हैं, आप जैसे सपोज किसी कंपनी की है तो उसकी अपनी वेबसाइट्स पे होता है। फिर होता है हमारा पेपर क्लिक। पेपर क्लिक जो हमारा है कि ये इंटरनेट का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि एक साइड में एक विंडो खुल के आती है। आपने देखा होगा, अगर सपोज आपने कोई, सपोज आप किसी भी कहीं पे स्टडी कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, साइड में आपको एड्स ब्लर होता रहेगा और वो बोलेगा क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो हर इन कंपनीज का टाई अप होता है कि अगर आप हमारे इस एड पे एक बार क्लिक करेंगे, जैसे गूगल के थ्रू सपोज वो ऐड आई है, हम गूगल पे हैं, तो गूगल उस कंपनी को पे करेगा अकॉर्डिंग योर क्लिक। मतलब एक क्लिक पे कितना पे करना है, जैसे एक क्लिक पे 10 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये, दो क्लिक पे 20 रुपये, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। पे पर क्लिक मतलब जितनी बार बंदा क्लिक करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको हो जाएगा। जैसे कि आप सपोज बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करके देखते हैं, उनके साइट्स पे जाने के ही पैसे मिलते हैं। जैसे अमेज़न पे अगर आप जाएँगे, अमेज़न पे आप परचेज़ भी नहीं कर रहे हैं, अमेज़न पे अगर आप सर्चिंग विंडो में ही देख रहे हैं, तो उसके भी ऐड के पैसे मिलते हैं गूगल से। मतलब इस तरीके से इन लोगों का टाई अप होता है कि हमारी वेबसाइट्स पे ही अगर कोई पर क्लिक कर देगा तो देन हमें पैसा इतनी अमाउंट मिलेगी, ये मिलेगा। इस तरीके से होता है। अब हमारा था कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग कहती है कि आपका जो अ, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट है, उसको यूज़ जो किया जा रहा है कंटेंट, मतलब जो डिस्क्रिप्शन आप डाल रहे हो ऑनलाइन, वो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, उस चीज़ को देखे। सोशल मीडिया से रिलेटेड, मार्केटिंग से, कहीं पे भी अगर आप ईमेल के थ्रू कहीं पे भी अपना कंटेंट डाल रहे हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है, तो वो एक वैल्यूएबल होना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा, जो स्पैम होता है हमारा, उसमें बहुत सारे मेल्स आए हुए होते हैं, एकदम अनसॉल्टेड मेल्स होते हैं, जो कि ये मतलब ये ऐड का, वो ऐड का, ये बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह के, ये इस तरीके से बल्क में ये होता है प्रमोशंस, तो सबको कलेक्ट करके एक साथ ये भेज दिया जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मार्केटिंग है राइट नाउ, बिकॉज ये अवेयर कराती है कस्टमर को और कस्टमर का एक ट्रस्ट भी बिल्ड करती है। कस्टमर इजीली किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में, क्वालिटी भी वेयर करने में
वो हाई प्राइस भी बेयर कर सकता है। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है एक तरीके से कमीशन बेस्ड पे। जैसे कि अगर आप देखेंगे कोई कैंपस अपना कोई नया एकेडमी ओपन करता है, देन वो गूगल वगैरह से या अपनी किसी एक हाई एडवर्टीजमेंट साइट से टाई अप कर लेता है और उसको बोलता है कि आपको इतना कमीशन दिया जाएगा मेरे ऐड ऑन करने पे। जैसे कि बोलते हैं कि अगर मेरा 1% 2% मेरी अर्निंग का आपको कमीशन मिलेगा। जैसे अमेजोन वगैरह, अभी मैंने आपको बताया था अमेजोन में जैसे साइड में एड्स आते हैं, तो उनसे अमेजोन ने टाई अप किया हुआ है। इस तरीके से कमीशन वगैरह सेट किए जाते हैं। वीडियो मार्केटिंग यूट्यूब राइट नाउ सेकंड लार्जेस्ट है। इसमें हाँ क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आपको कंटेंट मिल जाएगा इन अ वीडियो। प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ही वाइल्ड है, और इसका जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीमो, इन सब पे इनकी डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। सर्च इंजन के थ्रू हम इसकी मार्केटिंग करते हैं। ऐसे में जैसे जब इलेक्शंस वगैरह आने वाले होते हैं, तो एसएमएस मोस्टली गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है, बिकॉज जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो दिन भर मैसेजेस आते रहते हैं, आपके एरिया में ये इलेक्शंस हो रहा है, ये आप किसको वोट देना चाहते हैं, इस टाइप से कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं। एसएमएस के थ्रू आते हैं, और अदर में भी कंपनीज के भी आते रहते हैं कि आप ये इस पे क्लिक कीजिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, या इस पे हमारी साइट पे जाइए। देन आती है ग्रीन मार्केटिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1980 से लेके 19 तक में ये रहा था। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हेड ऑफ फर्स्ट वर्कशॉप में इकोलॉजिकल मार्केटिंग 1975 में इसको प्रोसीड किया गया था। एक वर्कशॉप में इन्होंने इकोलॉजिकल मार्केटिंग पे ग्रीन मार्केटिंग को बेस्ड किया था। इन्होंने बोला कि जो आपकी पैकेजिंग है, प्रोडक्ट है, प्राइसिंग्स है, प्रमोशंस है, इन 4 पीस को आप एकदम इको फ्रेंडली कर दीजिए, मतलब कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली करिए। जो आपके प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग है, जो आपके प्रोडक्ट की फीचर्स हैं, आपकी जो प्रोडक्ट को यूज़ करने का एक बाद में जो डिग्रेशंस वगैरह होते हैं, इन सब पे आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो कि इजीली वो एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाए, ना कि वो हार्मफुल रहे, पड़ा रहे, डिग्रेशंस रहे। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट्स को पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से बनाइए। तो इसके लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे। फर्स्ट है, कस्टमर को अवेयर कराइए अपनी ग्रीन प्रोडक्ट से, एंड देन कस्टमर को बताइए, उसको समझाइए, कन्वीनियंट कीजिए उसको कि वो प्रोडक्ट को ग्रीन मार्केट वाले प्रोडक्ट्स को ही परचेज करे। जैसे आज के टाइम में एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ चुके हैं, और बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे आ चुके हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्री हैं, बट जो कस्टमर है वो अवेयर ही नहीं है इस चीज़ से। तो अवेयर कराना, अपने प्रोडक्ट की ट्रांसपेरेंसी को बताना कि वो इको फ्रेंडली है, कितना हार्मफुल चीज़ों से वो बचा रहा है, आपको कंसीडर करना उस प्राइस में। इनका प्राइस थोड़ा हाई होता है बिकॉज ये इको फ्रेंडली होते हैं, तो इन पे जो एक्सपेंसिव होता है थोड़ा वो एक्स्ट्रा होता है इनकी पैकेजिंग पे, इनके जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, इन सब से थोड़ा सा है, तो इसलिए इनके थोड़े से प्राइस हाई होते हैं। कस्टमर पार्टिसिपेशंस भी होना चाहिए कि जैसे आपने देखा होगा पीएनजी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कहते हैं 1% आप इसका प्रोडक्ट का हमारा एनवायरनमेंट को जाता है या बच्चों को जाता है, इस टाइप से। तो ये 4 पीस इसमें यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि क्या ग्रीन मार्केटिंग के अंदर 4 पीस मिक्स यूज़ होता है कि नहीं होता है, वो डायरेक्ट होता है। एट्रीब्यूट होते हैं ग्रीन मार्केटिंग के। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उसकी जो क्वालिटी है, एडवांटेज है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो यही है कि कस्टमर अगर परचेज करेगा तो देन उसको अवेयरनेस होगी, एंड उसको डायरेक्टली चीज़ें भी मिल पाएंगी, और एनवायरनमेंट में वो कुछ कॉन्ट्री भी कर पाएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड देन इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे लोहास है, नेचुरलिस्ट है, कन्वेंशनल है, एंड डेल्टर्स है। मीन्स जैसे बहुत ही हाई एकदम से सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाना है, एक डिग्रेडेशंस को देखना है, सफाई रखनी है, इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने सीधे सीधे निकाला कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी
पैकेजिंग, फीचर्स, प्राइसिंग भी उसी तरीके से रखो, एंड देन प्रमोशन भी उसी तरीके से करो, एंड देन प्रोडक्ट को यूज़ होने के बाद उसको डिग्रेड कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें के बारे में आपको कस्टमर को खुद अवेयर कराना है, अपने एडवर्टीजमेंट से, अपने प्रोडक्ट से, इन सब चीज़ों से आपको ही अवेयर कराना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस थे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।